हेलो एवरीवन। लेटली कुछ दिनों से जो लेटेस्ट इंसिडेंट है इंडिया और चाइना के बीच में, लास्ट 2 मंथ में बॉर्डर पे, लद्दाख में, डिफरेंट लोकेशंस पे, पोंगोंग लेक पे, गलवान वैली में इश्यूज चल रहे थे। और फिर उसके बाद सडनली जो ये गलवान वैली वाला फेस ऑफ का इशू हुआ है, ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कि आउट ऑफ नोवेयर कितनी बड़ी चीज़ हो गई हो। 20 हमारे जवान शहीद हो गए। लेकिन अगर थोड़ा सा इवेंट्स को मैग्नीफाई करके देखा जाए और समझा जाए तो क्या ये सही में ही बहुत आउट ऑफ नोवेयर चीज़ है? क्या ये सही में ही इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी? और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कब ऐसा हुआ है हमारी हिस्ट्री में जब चाइना हमारे अगेंस्ट ना हो? हमेशा से एंटागनिस्टिक नेचर रहा है चाइना का इंडिया के अगेंस्ट। आप उठा के देख लो पूरी हिस्ट्री। नेहरू के टाइम में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम से लेके, उनके और माओ के बीच से टाइम से लेकर, उन्होंने पंचशील की संधि की थी, है ना। ट्रीटी ऑफ पंचशील किया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और किया उसके बाद उन्होंने किया। और जस्ट इंडिया के साथ नहीं, बाकी कंट्रीज़ के साथ भी उनका यही बिहेवियर है। जापान के साथ उनका यही बिहेवियर है। साउथ कोरिया के साथ उनका, नॉर्थ कोरिया के थ्रू वो क्या करते हैं वो पूरी दुनिया को पता है। ताइवान, जो कि एक्चुअल में अगर आप डेमोक्रेटिक पावर चाइना की देखो तो उनके साथ, ठीक है, हांगकांग को हड़प लिया उन्होंने, जबकि 100 ईयर की लीज थी। अभी टाइम नहीं हुआ है उसका। उसके बाद जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं उनके साथ वो साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, सबके साथ उनका ऐसा ही लड़ाई करने वाला लड़ाकू, जिसे कहेंगे ना हम, कि एक लड़ाकू औरत जो होती है, या औरत नहीं कहना चाहिए, सेक्सिस्ट हो जाता है एक लड़ाकू इंडिविजुअल अमंग द ग्रुप, ऐसा नेचर है उसका। एंटागनिस्टिक नेचर है इंडिया के साथ भी, शुरू से ही, कोई नई चीज़ नहीं है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है, ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स हैं। एक कम्युनिस्ट पार्टी है, जिस अथॉरिटेरियन पार्टी का राज है वहाँ पे, जो कि कम्युनिज्म में बिलीव करती है, एटलीस्ट ऊपर से एयर कोट्स में कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म अपने आप में कितना बड़ा कैंसर है वो भी जिसको पता है उसको पता ही है। तो वो एक अपने आप में ही बहुत गहरा रैबिट होल है, जिसमें आप कंटिन्यूसली जाए जा सकते हो कि वो इस तरह से बिहेव क्यों करता है। उसके बाद चाइना का एक अपना खुद का पास्ट है, जो कि एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है उन वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल हैं एटलीस्ट उनके अंदर। चाइनीज़ लोगों के साथ मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, हालांकि मेरा इंटरेक्शन, मैंने बहुत सारे चाइनीज़ लोगों से इंटरेक्ट किया है, मोर और लेस बाकी दुनिया के लोगों के जैसे ही होते हैं। लेकिन अगेन एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वो उनके अंदर है। लेकिन ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में डिटेल में कभी और बात करेंगे। आज बात करते हैं जो इशू इन हैंड है उसके बारे में, और वो है कि चाइना बहुत बिलीजरेंटली बिहेव कर रहा है, बहुत ही आक्रामक तरीके से बिहेव कर रहा है, अगर हिंदी में कहा जाए तो। और ऐसा क्यों हुआ? हमारा उनके साथ जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है इंडिया का चाइना के साथ, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो हम हमेशा से ही चाइना के साथ थोड़ा सा अपोलोजेटिकली बिहेव करते रहे हैं। इवन जब कि उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया और हमें स्टैंड लेना चाहिए था उनके अगेंस्ट बहुत स्ट्रांगली, तभी भी हमने एक अपोलोजेटिकली बिहेव किया। फॉर एग्ज़ाम्पल 1962 में उन्होंने सारे इंटरनेशनल कानूनों को तोड़ के हम पे हमला किया था। हमने उसको कोई परसू नहीं किया उसके उनके अगेंस्ट, उस इशू के ऊपर। हम पहली कंट्री थे जो कि तिब्बत को चाइना का पार्ट रिकॉग्नाइज करने वाले बने, जबकि हमें वो कभी भी नहीं करना चाहिए था। अब मुझे पता है कि कुछ चीज़ें देशों को करनी पड़ती हैं जियो पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए, पर मैं ये सोचता हूँ कि अगर इंडिया तिब्बत की सॉवरेंटी के लिए या तिब्बत के फ्रीडम के लिए फ़ाइट नहीं करेगा, या नहीं की इंडिया ने, तो और कौन करेगा दुनिया में? और कौन सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट हो रहा है, और किस से दुनिया में तिब्बत का सबसे ज़्यादा कल्चरल कनेक्शन है, या फिर फिज़िकल कनेक्शन है फॉर दैट मैटर? वो हमसे फिज़िकली जुड़ा हुआ है। हमारे वाटर रिसोर्सेज वहाँ से निकलते हैं, जो कि अभी हमें ब्रह्मपुत्र पे चाइना के डैम बनाने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो उसी का एक पार्ट है। और वो हमारे से कल्चरली, रिलीजियसली जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमेशा से ही, हज़ारों साल से अच्छे रिलेशन है। और अगर हम नहीं उनके लिए फ़ाइट करेंगे तो कौन करेगा?
लेकिन हमने उनको उनको रिकॉग्नाइज़ किया चाइना का पार्ट। उसके बाद अगर देखा जाए कि चाइना ने उसका जवाब कैसे दिया, चाइना ने उसका जवाब दिया हम पे हमला करके 1962 में। और अब क्योंकि उसने तिब्बत ले लिया है तो फिर अब वो लद्दाख को लेने आ गया है। आप इंच बाय इंच उनको अपनी ज़मीन ससीड करते जाएंगे इस तरह से अगर बिहेव करेंगे तो। और इसीलिए मुझे यूएसए बहुत पसंद है। दुनिया के लोग बहुत गालियाँ देते हैं अमेरिका को, डिफरेंट चीज़ों के लिए अक्यूज़ करते हैं, लेकिन अमेरिका जैसी कोई कंट्री सच में ही नहीं है। इसलिए नहीं कि वो बहुत पावरफुल है या बहुत अमीर है, वो इसलिए बहुत पावरफुल या अमीर नहीं है क्योंकि, या फिर इसलिए वो बहुत हमला नहीं कर देते लोगों पे क्योंकि वो बहुत पावरफुल या अमीर है, इसलिए वो स्टैंड नहीं लेते। वो स्टैंड लेते हैं इसलिए वो पावरफुल और अमीर बने। और चाहे उनके अंदर हज़ार बुराइयाँ हों, लेकिन अगर इस पूरी दुनिया में ना किसी भी छोटे देश को किसी बहुत बड़े खतरे का सामना होता है तो एंड ऑफ द डे स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्री को, तो वो यूएस की तरफ ही देखते हैं। अच्छा, अब हम देख लें अपनी तरफ थोड़ा सा। इंडिया को कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम अपने आप को एक तरीके का चमकता हुआ सितारा या फिर डेमोक्रेसी का या फिर वैन गार्ड ऑफ डेमोक्रेसी काइंड ऑफ कंसीडर करते हैं। तो फिर हम ताइवान को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज़ करते? क्योंकि चाइना की अगर असली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखी जाए तो वो तो ताइवान में चली गई। कुमिनटांग जो थे, जिनको माओ ने या कम्युनिस्ट पार्टी ने सिविल वॉर में मार के भगा दिया या उन्हें भागना पड़ा, देश छोड़ के भागना पड़ा, उनकी गवर्नमेंट थी ना चाइना में, तो उन्हें ताइवान में जाके सेटल होना पड़ा। हमने आज तक उनको रिकॉग्नाइज़ क्यों नहीं किया जबकि वो है असली डेमोक्रेटिक पावर? और हम अपने आप को डेमोक्रेसी के इतने बड़े लाइक सपोर्टर कहते हैं। और दुनिया की ज़्यादातर दूसरी कंट्रीज़ की तरह हम भी चाइना के आगे लेट गए, बाव डाउन कर दिया, हाँ भाई, क्योंकि हमारे को इकोनॉमिक फ़ायदा था या दूसरे कुछ और फ़ायदे होते हैं या उनसे हम नंबर बना लेते हैं उनके आगे अपने, तो हम भी लेट गए। और जो करने वाली चीज़ थी, जो सही चीज़ थी, द राइट थिंग टू डू, वो हमने नहीं की। उसके बाद हमने चाइना पे भरोसा कर लिया कि चाइना जैसे अपनी सारी संधियों का पालन करता आ रहा है वैसे वो हमारे साथ भी करेगा, जबकि वो ऐसा कभी नहीं करता। उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए। जैसा कि मैंने कहा, हांगकांग, साउथ चाइना सी में वो क्या कर रहा है, जितनी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं उनके साथ, साउथ ईस्ट एशिया की जहाँ उसका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ तक की एरिए को साउथ चाइना सी में वो 9 लाइन जो उनका आइडिया है उसके अंडर क्लेम करता है। जब बंदा देखता है ना उसको तो माइंड बॉगलिंग क्लेम है वो एक तरीके का। ये इस तरीके से है कि जैसे अगर हम पूरा का पूरा इंडियन ओशन क्लेम कर दें, ठीक है, और वो तो फेक आइलैंड बना के क्लेम कर रहा है, हमारे पास तो रियल अंडमान आइलैंड्स हैं बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में लक्षद्वीप के। अगर हम वो सारा एरिया क्लेम कर लें, ये ऐसी बात हो जाएगी। और ये सब होने के बाद हम अभी भी जो उनकी वन चाइना पॉलिसी है, ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं एज ए कंट्री। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? आप लोग में से जिसको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि वन चाइना पॉलिसी चाइनीज़ गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसके अंडर हांगकांग, मकाऊ और ये जितने भी पार्ट हैं, ये जितने भी ऑटोनोमस उनके रीजन है, सो कॉल्ड ऑटोनोमस रीजन जिस पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, तिब्बत, शिनजियांग, इनर मंगोलिया, नॉर्थ मंचूरिया, ये सब 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 कब्जा हुई ज़मीन है, सब कब्ज़ा किया हुआ है। उनका ओरिजिनल लैंड नहीं है ये। उनका ओरिजिनल लैंड जो उनका हार्ट लैंड है वो है साउथ चाइना में, जो आज के ज़माने में साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट और साउथ चाइना है। और कहते हैं, और जो उनकी पॉलिसी है कि ये सब हर देश को रिकॉग्नाइज़ करने पड़ेंगे कि चाइना का पार्ट है, ये वन चाइना है, कोई दो वो सिस्टम, कोई वो नहीं है। कहने को हाँ उन्होंने एक नाम ये भी दिया हुआ कि वन कंट्री टू सिस्टम, बट कुछ फॉलो नहीं करते वो लोग। फॉर एग्जाम्पल हांगकांग का एग्जाम्पल आपके सामने है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया को विरोध करना चाहिए था, लेकिन उसने चाइना का विरोध नहीं किया और उसको जाने दिया। इस सोच के अंतर्गत, या ये सोचते हुए कि अगर इफ़ वी विल लेट चाइना गो अवे, गेट अवे विद ऑल दीज रॉन्ग थिंग्स, तो हम उनकी नज़र में एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे या फिर वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा और दुश्मनी कम होकर दोस्ती बढ़ेगी अगर हम उनके, क्योंकि हम उनके इन बुरी चीज़ों का विरोध नहीं कर रहे। ऐसा एक बुली ऐसा नहीं करता। बुली का नेचर ये होता है कि आप उसको जितना दबोगे वो और ज़्यादा दबाता है, उसको एनकरेजमेंट मिलती है दबने से। और वो एक बुली कंट्री है, सिंपल हाई स्कूल लेवल की साइकोलॉजी का खेल है ये। और आयरनी ये है कि इंडिया को, क्योंकि हमारा साइज़ उनके कंपैरिजन में है और सिर्फ हमारा ही साइज़ उनके कंपैरिजन में है पूरी दुनिया में,
द ओनली कंट्री होना चाहिए था जो उनके अगेंस्ट खड़े होते, और हम ही उनके अगेंस्ट खड़े नहीं हैं। हम नहीं खड़े होंगे तो कोई खड़ा नहीं होगा। हम ये सोचते हैं कि यूएस आ जाएगा या कोई और आ जाएगा, कोई नहीं आएगा भाई, कोई नहीं आएगा। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, एक इंडिविजुअल के साथ भी। अगर आप एक इंडिविजुअल हो XYZ और आपकी लड़ाई है, और अगर आपको लगता है कि कोई आपकी हेल्प करने आएगा उस लड़ाई में, और उस हेल्प के भरोसे पे आप लड़ रहे हो, तो आपको कोई हेल्प करने नहीं आता। अगर जब आप डिसाइड करते हो कि मैंने लड़ना है, तब हेल्प भी आती है, लेकिन आपको अपना माइंड पहले बनाना होता है, और वो भी सिर्फ अपने खुद के दम पे। और ये दुनिया पैटर्न्स पे चलती है। ये पूरी रियलिटी जो है ना, जिस रियलिटी में हम रह रहे हैं, इसके कुछ पैटर्न्स हैं। बहुत छोटे इंडिविजुअल लेवल पे भी वो पैटर्न्स अप्लाई होते हैं, और बहुत बड़े कंट्रीज़ के लेवल पे भी वही पैटर्न्स अप्लाई होते हैं। आप चाइनीज़ मेंटालिटी को समझिए। वो कंट्री एक अथॉरिटेरियन रिजीम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है। पूरी कंट्री को चलाया जा रहा है उसके अंडर, ठीक है। और हम उनके साथ डील नहीं कर सकते। गांधीयन जो थॉट है कि गिविंग द अदर चीक, या फिर जो, अगर आप ओरिजिनल थॉट तो वो बाइबल में से है, जीसस का वर्ड है कि गिविंग द अदर चीक, अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा उसकी गाल आगे कर देना चाहिए, जो कि बाद में हम गांधी जी ने अपना लिया। और वो गांधीयन थॉट वो उनके साथ काम नहीं करेगा। उस चीज़ के काम करने के लिए जो ऑपोजिट पार्टी है उसके अंदर एक कॉन्शियंस होना चाहिए। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में कोई कॉन्शियंस नहीं है। बेसिकली कम्युनिस्ट तो होते ही विदाउट एनी कॉन्शियंस है, बट वो उनका भी सबसे बुरा वर्जन है। ये लातों के भूत जो मुहावरा है ना, उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। लातों के भूत हैं ये लोग। और जैसा कि मैंने कहा, दुनिया बहुत गालियाँ देती है अमेरिका को, USA को, लेकिन वही एकमात्र कंट्री है जो कंटिन्यूसली चाइना की गलत स्टेप्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाती है। इसका बहुत सारे लोग ये कारण देंगे कि भाई वो सुपर पावर है और चाइना नेक्स्ट सुपर पावर बनने वाली है, तो वो इसलिए उसको रोकना चाहते हैं, उनके इफेक्ट को, और वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बट किसी भी रीज़न से कर रहे हैं, कर तो सही चीज़ रहे हैं ना। जो काम वो कर रहे हैं उसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा ना दुनिया पे। फॉर एग्जांपल, अभी भी उनके वहाँ कुछ ऐसी एजेंसीज अभी भी हैं जो तिब्बत की आवाज़ उठाती हैं, या फिर फॉर एग्जांपल शिनजियांग में जो वो कर रहे हैं वीगर लोगों के साथ, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाती हैं, या हांगकांग में जो उन्होंने अभी करना शुरू किया उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाती हैं। और जहाँ पे हम लोग बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। हम क्यों बैठे हुए हैं चुप अभी भी, जबकि हम ये जानते हैं कि चाइना ने अपने दोनों एंड पे सरोगेट, जिसे कहते हैं नहीं, प्रॉक्सी कंट्रीज़, जिसको कहते हैं कि एज ए कुत्ते की तरह पाला हुआ है। हालांकि मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए यही वर्ड शायद सिचुएशन को बेस्ट एक्सप्लेन कर पाए। बोथ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, उन्होंने एक जैपनीज़, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था। एक जैपनीज़ एनालिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि चाइना एक मॉबस्टर की तरह है, जिसने दो कुत्ते रखे हुए हैं, एक नॉर्थ कोरिया और एक पाकिस्तान, जिनका को इस्तेमाल करता है अगेंस्ट जापान एंड US, नॉर्थ कोरिया को, और अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान को। और इन दो, जैसे एक बड़े गुंडे ने छोटे गुंडे नहीं रखे होते, उस तरह से, और इनका इस्तेमाल करके दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये दोनों कंट्री न्यूक्लियर कंट्रीज बन गई, जबकि इन दोनों ही कंट्री में और कुछ पैदा नहीं होता सिवाय, बट न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने बना लिया। ये जो चाइनीज़ पार्टी है ना, जो चला रही है चाइना को, ये रीज़न है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल की मिजरेबल लाइफ का। आप कभी सोच के देखना कि जो इंसान नॉर्थ कोरिया में रह रहा है, जहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर माइंडसेट के अंदर सर झुका के गुलाम वाली ज़िंदगी जीनी है, उस इंसान को कभी पता भी नहीं चलता कि वो इंसान के तौर पे पैदा हुआ और बिना किसी अपॉर्चुनिटी के मर गया, जिसमें कि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो बस गलत जगह पे पैदा हुआ है, गलत टाइम पे। तो यही चाइनीज़ रिजीम है जिसने कोरियन वॉर में सस्टेन करने में हेल्प की थी नॉर्थ कोरिया को, और वो आज भी सस्टेन कर रहा है। और अब तो शायद उसको, क्योंकि न्यूक्लियर हो गए हैं, तो वो और भी मुश्किल है उनको डीथ्रोन करना, जो वहाँ के डिक्टेटर्स हैं। होपफुली कुछ हो, एक अच्छा वक्त आए उन लोगों पे भी, लेकिन आप ज़रा देखो, इनको चेकआउट करो कि इनके जुल्म या फिर इनके निर्दयता का क्या लेवल है। और जब इनको बंदा सोचता है ना डिटेल में जाकर, तो रियलाइज़ होता है कि ये लोग बिल्कुल ईवल हैं, शैतान है ये लोग। और ईविल को आप जितनी यील्ड देते जाओगे ना, मतलब जितनी उस छूट देते जाओगे, वो उतना ग्रैब करता रहेगा, तब तक करता रहेगा ग्रैब, जब तक कि आपको वो पूरा का पूरा कब्जा नहीं लेता। और एक ही वजह से वो ऐसा कर पा रहा है, क्योंकि हम वो चीज़ नहीं कर रहे
जो करने की सही चीज़ है। हम सोच रहे हैं कि अमेरिका सॉर्ट करेगा, हम सोच रहे हैं कि यूरोप सॉर्ट करेगा, हम सोच रहे हैं कि जापान या ऑस्ट्रेलिया या ये कंट्रीज़ सॉर्ट आउट करेंगे इस मैटर को। हम उम्मीद पे बंधे रहेंगे, कोई नहीं आएगा। ठीक है, इंसान को अपनी प्रॉब्लम के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है, और यही है मैसेज। हमें वो काम करना पड़ेगा जो सही काम है। मैं इस टॉपिक पे थोड़ी और बात करना चाहता हूँ कि शायद कुछ पॉसिबल ऑप्शंस जो मेरी नज़र में, जो मेरे ओपिनियन में, और ये सब मेरे ओपिनियन है पर्सनल, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन क्या सही ओपिनियंस हो सकते हैं उस पर, बट उस पर मैं शायद कल एक डिस्कशन रिलीज़ करूँ। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।